हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय सर में। और फिर टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए आपके बीच में आ गए हम लोग। ठीक है, आपका जो टॉपिक चल रहा है केमिकल कॉन्टिक्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी आपने पिछले क्लास में देखा जो है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, और उसके बाद आपने देखा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके बेस पे हम किसी रिएक्शन को जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको क्या है, उनके कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। और उनका वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा पिछले पार्ट में कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कोट के आधार पर देखी जाए तो प्रथम कोट की, शून्य कोट की, द्वितीय कोट की, तृतीय कोट की अभिक्रियाएँ हो सकती हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में क्या स्टडी किया, शून्य कोट की अभिक्रिया का अध्ययन किया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और न केवल इसकी डिफिनेशन बल्कि इसके लिए जो आपके फार्मूले देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से ये अपना जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। और साथ ही साथ इसके ग्राफ की बात करेंगे हम थोड़ा सा, इसे ग्राफ को बनाने के लिए किस फार्मूले की हेल्प लेंगे हम लोग। और उसके बाद ग्राफ को भी ड्रा करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं, है ना। आपका वेलोसिटी से मतलब रेट से रिलेटेड, उसका जो कंसंट्रेशन है उससे रिलेटेड आपका, है ना। तो कई प्रकार से टाइम और कंसंट्रेशन में, टाइम और रेट में, है ना, कंसंट्रेशन और रेट में, है ना, देखेंगे ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, किस प्रकार से उसकी जो स्लोप है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करने जा रहे हो तो आपके पास कोई अभिक्रिया होनी चाहिए तभी तो बात कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या मैंने जो जनरल रिएक्शन ले रखा है शुरू से ही, N1A और N2B आपस में क्या है, रिएक्ट कर रहे हैं। और आपका कोई यहाँ पे क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट एनी बन सकता है, उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको केवल प्रोडक्ट लिख करके काम चला रहे हैं। ठीक है, अभी बात क्या है कि दोस्तों हम लोग को जब कोट की जब बात कर दिया उसने, ठीक है, क्वेश्चन जो टॉपिक है अगर कोट की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, हमें अगर यहाँ पे जो अभिक्रिया की दर लिखनी है ना, अभिक्रिया का दर समीकरण, अभिक्रिया का दर समीकरण जो लिखना है वो कैसा होना चाहिए, प्रायोगिक होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि सैद्धांतिक वाले में जो है सैद्धांतिक दर लिखेंगे हम लोग तो उसमें हो सकता है कि वहाँ पर उसकी कोट क्या हो मिल जाए हम लोग को, लेकिन सभी आपके केमिकल रिएक्शन के लिए बात बिल्कुल सत्य होने वाली नहीं है। इसलिए हम जब भी बात करेंगे कोट की तो वहाँ पे जो दर समीकरण होगा उसकी बात करेंगे प्रायोगिक की, ये ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करेंगे किसकी, कोट की, तो दर समीकरण की क्या कैसे बोलेंगे, प्रायोगिक दर समीकरण बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कोट की बात किया था आपने, तो किसी अभिक्रिया की कोट के लिए आपने दर समीकरण लिखा था। अगर इस अभिक्रिया के लिए जो दर समीकरण है, ठीक है, R = K आपका एक्टिव मास ऑफ A⁴ एंड एक्टिव मास ऑफ B⁴ है, सपोज दैट ये क्या हो गया, N1 + N2 हो गया। तो जब इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करोगे आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करोगे आप, यहाँ पे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो कंसंट्रेशंस हैं उनके घातों को क्या करोगे, ऐड करोगे। जब घातों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, N1 + N2 होगा, N1 + N2। अब दोस्तों यहाँ पे क्या देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे N1 + N2 की वैल्यू डिपेंड करेगी कि N1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, N1 की वैल्यू क्या है, और N1 की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका जो रेट है वो A के कॉन्सेंट्रेशन के किस घात पर डिपेंड कर रही है, उस पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। अभी हम लोग इस पर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, आर और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए क्लास में आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए N1 की वैल्यू सपोज दैट क्या है, 0 भी सकती है, 1 भी सकती है ना। आपका जैसे प्लस 1 हो सकती है, -1 हो सकती है,
फ्रैक्शन में भी हो सकती है ना, ये वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही N2 की वैल्यू भी क्या है 0, 1 + 1 -1 +2 -2 यानी 1/2 -1/2 यानी क्या है प्लस माइनस और फ्रैक्शन कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब कि अगर हमें इसका ऑर्डर देखना है, क्या इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर अगर देखना होगा हम लोग को, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, N1 + N2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी पिछले वाले में भी बताया मैंने आपको कि अगर N1 + N2 जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अगर आपका N1 + N2 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहीं पे N1 + N2 की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करनी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चाहिए दोस्तों, अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक समझ जाएंगे तो बिल्कुल आगे कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा दोस्तों, आपका सिंपल N1 + N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। N1 + N2 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब यहाँ पे N1 + N2 1 कैसे हो सकता है, या तो N1 = 1 हो और N2 = क्या हो 0 हो, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या फिर N1 = 0 हो N2 = 1 हो, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। या फिर N1 = आपका 1/2 हो और N2 = क्या हो 1/2 हो, तब भी आएगा, ठीक है। हो सकता है कि N1 = 2 हो और N2 = क्या हो -1 हो, तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं N1 N2 के लिए। तो वो क्या है डिफरेंट रिएक्शन में आपका N1 N2 के मान क्या है डिफरेंट हो सकते हैं। बट हम लोग क्या है बस सिंपल सा फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो हमने सपोज किया इसको, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि जनरल वे में चलेंगे तो ये सभी चीज़ें क्या उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होंगी इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो हमने मान लिया कि कोई रिएक्टेंट ए है, ठीक है, और वो क्या है कोई प्रोडक्ट बी बना रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट है, आप प्रोडक्ट कोई भी बना रहा है। स्टार्टिंग में आपने देखा t = 0 पर, प्रारंभ में t = 0 पर क्या देखा आपने कि इसका जो कंसंट्रेशन था A0 था, क्या था A0 था कंसंट्रेशन उसका, ठीक है। अभी कुछ तो उस समय आपका B का कोई भी कंसंट्रेशन अवेलेबल नहीं था, और आप जब t समय बाद देखा आपने, कुछ समय जब रिएक्शन हो गया तो t समय पश्चात देखा तो यही कंसंट्रेशन क्या है A में कन्वर्ट हो चुका था, A में कन्वर्ट हो चुका था, और B का कुछ कंसंट्रेशन क्या है फॉर्म हो चुका था। यहाँ पे B का क्या है कुछ कंसंट्रेशन, जितना इसमें से निकला उतना क्या यहाँ पे फॉर्म हो कंसंट्रेशन B का, ठीक है। तो हमारा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हमको है, ऑर्डर पढ़ना है, तो वहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमको आपका बी के कंसंट्रेशन से बहुत कोई यहाँ पे लेना देना अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसका रेट लिखना चाहें इसके लिए, ठीक है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, दर क्या होगा इसका, इस समीकरण दर लिखना चाहें हम लोग तो दर कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो दर लिखने के लिए आपको पता ही है डी एक्टिव मास ऑफ ए अपन क्या होगा dt, माइनस लगाया मैंने क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है घट रही है, ठीक है। और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो किस पे डिपेंड करेगी, एक्टिव मास ऑफ ए के 1 पावर पे डिपेंड करेगी, ये ध्यान दीजिएगा। किसके लिए बात की हम लोगों ने, प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए हो गया ये, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपने दर समीकरण लिख लिया, तो उस दर समीकरण की सहायता से हम लोग क्या है एक समीकरण फॉर्म कर लेंगे, जिससे हम लोग को मालूम चलेगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे और उस पर
जो उसके कंसंट्रेशंस हैं, जो टाइम है, जो रेट कांस्टेंट है, उनमें क्या रिलेशन होगा वो रिलेशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल चुका है, फिर से लिख रहा हूँ, माइनस डी ए अपान क्या हो गया डी टी इक्वल टू के और एक्टिव मास ऑफ ए। ये चीज़ आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करें हम लोग, इस माइनस के साथ सब कुछ ट्रांसफ़र कर दें उधर, तो क्या होगा डी ए बचेगा इधर, माइनस गया तो माइनस के हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब ये वाला टर्म जो है इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ए अपान एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू क्या बचा, माइनस के डी टी। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन जानते होंगे थोड़ा, समाकलन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, समाकलन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो इस समाकलन का चिन्ह ये होता है आपका। ठीक है, तो क्या हो गया डी, ये कंसंट्रेशन है दोस्तों, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना, इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट बाहर कर लिया, इंटीग्रल dt हो गया, इंटीग्रल dt। एक फार्मूला देखेंगे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल का। अगर आपका यहाँ पे फार्मूला है 1/x dx, तो इसकी वैल्यू होती है log ln, बेस ई रहता है यहाँ पे, log x होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका यहाँ पे आपका 1 dx है या फिर कांस्टेंट केवल है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। क्या होती है, x होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे, ठीक है, तो 1/a है, क्या है 1/a, 1/x के फॉर्म में है। यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे dA है तो यहाँ पे a है, तो इसका मतलब इसका समाकलन क्या होगा, log ln होगा, यहाँ पे log बेस ई होता है। ठीक है, और एक्टिव मास ऑफ ए हो जाएगा इक्वल टू माइनस के, और डी टी का क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो के टी। और दोस्तों समाकलन करते हैं तो उसमें क्या है, अगर वो डिफरेंट इंटीग्रल नहीं है, ठीक है, यानी कि हमें रेंज पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, तो हमें क्या है, कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जोड़ दिया, सी क्या है, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। और दोस्तों समाकलन स्थिरांक है, स्थिरांक जानते ही हो, जो स्थिरांक होता है, जो कांस्टेंट चीज़ होती है, वो कहीं पर भी देखेंगे तो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। या तो उसको प्रारंभिक अवस्था में देखें या फिर लास्ट स्टेज में देखें, बीच में कहीं भी देखें, तो हर स्टेज पे उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे, अगर एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, यानी कि प्रारंभिक अवस्था पर, प्रारंभिक अवस्था पे तो आपका क्या था, जो आपका ए नॉट था वो क्या है, ए के बराबर है, क्योंकि दोनों साधनताएँ उसमें क्या रही होंगी, बराबर रही होंगी। जो प्रारंभिक था वही अंतिम था। जब t बराबर 0 था, अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, तो जो हमारा प्रारंभिक सांद्रता थी वही क्या थी, अंतिम सांद्रता भी थी। तो ए नॉट इक्वल टू क्या था, ए था। ठीक है, और t इक्वल टू क्या था, 0 था। तो इस समीकरण को अगर एक मान लें तो कह सकते हैं अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, इस समीकरण में मान रखिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, लॉग, ये बेस ई है दोस्तों, ये ध्यान देना हम लोग को है। यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया इक्वल टू माइनस के, टी का मान क्या हो गया, 0। ठीक है, टी का मान क्या हो गया, 0। तो जो जब टी का मान 0 रखेंगे, तो जैसे टी का मान 0 करेंगे, ए क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, तो क्या हो गया, ए नॉट हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो गया यहाँ पे सी, तो सी की वैल्यू क्या निकल के आई हम लोग की, सी की वैल्यू सीधे आई लॉग ए नॉट, एलन ए नॉट। ठीक है, सी इक्वल टू हो गया एलन, यानी लॉग बेस ई है, ए नॉट हो गया। अब इस वैल्यू को क्या करें, समीकरण में रखने पर
सी का मान जो है, सी का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखने पर इस सी के मान को लाके क्या करिए, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। बाकी चीज़ें वैसे रह जाएंगी, तो वैसे रहेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग बेस ई एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस यहाँ पे क्या हो गया, लॉग है ना एक्टिव मास ऑफ ए नॉट हो गया, ए नॉट। ठीक, अब ए नॉट है आपका वहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो हम लोग इसको अगर यहीं पे छोड़ दें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया हम लोग का किसके किसके बीच में, ये आपका क्या है, अंतिम है ना, अंतिम सांद्रता है, इसको बोलेंगे लास्ट कंसंट्रेशन, अंतिम सांद्रता। ये क्या चीज़ है, प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, ये आपका के क्या है, दर नियतांक है, दर नियतांक हो गया। ये टी क्या हम लोग का है, क्या हो गया, समय हो गया। तो आपका किसी रिएक्शन के बारे में, उसके दर के पढ़ने के बारे में जितना चीज़ें हमको चाहिए होती हैं वो सभी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। यानी कि प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता, दर नियतांक, समय, सब में क्या है, कंप्लीट रिलेशन है। इसका मतलब कि ये कंप्लीट रिलेशन जो मिल रहा है इसी संबंध से, इसी समीकरण से, ध्यान देना मेरी बात पे, इसी समीकरण की सहायता से, क्योंकि ये सब में रिलेशन बता रहा है, ठीक ना, इसी समीकरण की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, खींचेंगे, ड्रा करेंगे, किसके किसके बीच में, टाइम के बीच में, फर्स्ट कंसंट्रेशन जो उसका लास्ट कंसंट्रेशन है उसके बीच में, है ना। तो इस प्रकार से हम उसका दर के बीच में क्या है, ग्राफ खींच सकते हैं। तो अभी ग्राफ खींचने से पहले इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं पहले हम लोग, ठीक है, उसके बाद ग्राफ को खींचेंगे, ठीक है। अभी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं हम लोग। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, लाग वाले इसको के टी को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा, इस लाग ए को ट्रांसफ़र करूँ तो क्या होगा, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देना मेरी बात पे, इसी इक्वेशन को, ये तो समझने के लिए लिखा है मैंने, ये क्या है आपको बस समझाने के लिए लिखा, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को यहाँ पे मैं ला के लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। तो क्या हो गया, के टी इधर लाए तो के टी इक्वल टू उधर जाएगा आपका, तो पहले से क्या वहाँ पे पड़ा हुआ है, लॉग ए नॉट पड़ा हुआ है वहाँ पे, ये जाएगा तो क्या होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा, लॉग बेस ई है, ये भी बेस ई है, ठीक है, ये क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। एक फार्मूला और देख लो, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, लॉग यम माइनस लॉग यन, सेम बेस रहेगा, अगर ई बेस है दोनों का तो ये होता है लॉग यम बाई यन, लॉग यम बाई यन हो जाता है, फार्मूला पढ़ा आपने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, लॉग ए नॉट अपॉन क्या हो गया, ए हो गया। यानी कि हम लोग के पास के टी इक्वल टू मिल गया लॉग ए नॉट अपन क्या हो गया, ए हो गया। इसका बेस क्या है, ई है। और दोस्तों अभी आपने अभी एक फॉर्मूला और देख लीजिए, लॉग बेस ई इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग बेस 10। लॉग बेस ई को बेस 10 में लिखना होता है, तो 2.303 से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लॉग बेस ई क्या होता है, लॉग बेस 10 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग के पास यहाँ पे देखिए, ये तो फार्मूला है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या है, अलग से सूत्र बताया मैंने आपको, उनकी हेल्प से आप लगा सकते हैं। अब इस चीज़ को जो लिखा गया है यहाँ पे, के टी इक्वल टू क्या लिखा है आपने, जो लॉग था उसको चेंज कर दिया मैंने, तो 2.303 लॉग हो गया, इसका बेस क्या हो गया, 10, बेस क्या हो गया इसका, 10 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ए नॉट अपन क्या हो गया, ए हो गया, ए नॉट अपन ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से के निकालना है तो के निकाल लो आप, टी निकालना है तो टी निकाल लो, तो मैं निकालूंगा के, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्म होने वाले हैं वो के पे फॉर्म होने वाले हैं। और
टी पे कब होगा, जब उसका अधायुकाल निकालेंगे तब। तो ये क्या हो गया आपका 2.303 अपन क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे क्या हो गया log बेस 10 ए नॉट अपन क्या हो गया ए। ठीक है, ये आपका निकल के आया फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है दोस्तों, ये ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता बताया मैंने भी, वहाँ पे क्या है प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, और ए क्या है आपकी अंतिम सांद्रता है, अंतिम सांद्रता है। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब कि जितना हमने पहले ए लिया था, हमने जितना ए लिया था पहले, वही क्या हो गया हम लोग का प्रारंभिक सांद्रता हो गया। तो मान लीजिए कि, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, मान लीजिए कि ए के जो है ए मोल लिए थे आप, कितने लिए थे, ए मोल लिए थे प्रारंभ में, ए का ए मोल था प्रारंभ में। ठीक है, टी बराबर 0 पे। टी समय पश्चात अभी क्या हो गया कि बी का प्रारंभ में कोई मोल नहीं था। ठीक है, लेकिन टी समय पश्चात देखा आपने तो बी के क्या हो गए, यक्स मोल फॉर्म हो गए। तो आखिर यक्स मोल आए कहाँ से, ये यक्स मोल कहाँ से आए, ए में से निकल के आए ना, ए में से निकल के आए। जब ए में से यक्स मोल निकल के चले गए तो यहाँ पे कितना बचा हुआ, टी समय पश्चात कितना बचा हुआ है, ए माइनस यक्स, ए माइनस यक्स। यानी कि जहाँ पे हम लोग का मॉड ऑफ ए है, एक्टिव ऑफ ए है, वहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है, ए माइनस यक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए नॉट है, वहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है आपका ए, कितना नहीं बल्कि ए। तो ये जो आपका एक क्वेश्चन निकल के आया था k इक्वल टू, उसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड कर दें अब, और तो क्या हो जाएगा, समझना मेरी बात को, समझ में आ गई हो तो। ठीक है, अगर ये रिएक्शन समझ में नहीं आया, साफ साफ लिखता हूँ, ए से बी बन रहा था, ए के टी बराबर 0 पर ए मोल था, इसका 0 था, और टी से बाद देखा तो इसका ए माइनस एक्स हो गया, ऐसा क्या हो गया, एक्स फॉर्म हो गया। तो इसी को बोल रहे हो आप ए नॉट, और इसको बोल रहे हो क्या, ए बोल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। तो अभी मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू, ध्यान देना मेरी बात, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे, 2.303 अपन क्या हो गया t। अब यहाँ पे क्या हो गया log। ठीक है, इसी चीज़ को, ये परफेक्ट अपने आप में है, उसी को थोड़ा सा मोलों की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपान ए माइनस एक्स, ए अपान ए माइनस एक्स, ये चीज़ है आपका। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो जो डिराइव हो गया क्या हम लोग का, ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का, इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हम लोग हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ निकल के आ गई यहाँ से बिल्कुल इजी। ठीक है, आपने के का मान निकाल लिया। ठीक है, अगर के का मान निकाल लिया ड्राइव करके, तो यहीं पे एक लाइन और बता देता हूँ, तो बिल्कुल एक और काम खत्म हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, डेरिवेशन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ए से बी बनना था, प्रथम कोटि की अपक्रिया थी, प्रारंभ में सांद्रता क्या था, ए नॉट था, टी समय पश्चात क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो आपका दर समीकरण बनाया तो मैंने डी ए अपन डी टी कर लिया, के ए हो गया। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए लिखा गया था ये। ठीक है, अब उसी को क्या किया गया, बस यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, ये चीज़ मैंने डी ए अपन डी टी इक्वल टू के था। ठीक है, के ए। ठीक है, आपने क्या किया, पक्षांतर किया, ए को नीचे लाए। ठीक है, और टी को उधर भेजा आपने, फिर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के लिए नियम बताया मैंने यहाँ पे कि 1/x dx रहेगा तो क्या होगा, log x होगा। तो ये 1/a के फॉर्म में था तो log x हो गया, log x के फॉर्मूले से log a हो गया। अब माइनस के, इसका बताया कि 1 dx रहेगा तो क्या होगा dt, तो 1 dt था तो क्या हो गया t हो गया, इसका प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखा आपने। अब c क्या है, समाकलित स्थिरांक है, उसका मान निकालेंगे। तो t बराबर 0 पे देखा तो आपका क्या आ गया, a नॉट इक्वल टू a था। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 माना आपने, और इसमें क्या किया आपने, t का मान 0 रखा। ठीक है, और a नॉट इक्वल टू a रखा, वहाँ से c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू ला करके फिर से क्या किया, इसमें पुट किया आपने, तो वहाँ से क्या निकाला आपने, kt का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, kt का वैल्यू निकाल लिया आपने, और kt का वैल्यू निकालने के बाद देखा तो उसमें आपका प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता की बात थी, और वहीं पे आपने लाग बेस ई का बाद बेस भी चेंज किया, बेस 10 किया। ठीक है, और फिर इसी चीज़ को आपने जो ये था आपका
ए नॉट है उसकी वैल्यू क्या है, ए प्रारंभिक सांद्रता मान लिया ए मोल, ठीक है। और जो अंतिम सांद्रता जो बची हुई सांद्रता है ए माइनस एक्स मान लिया उसको, एक्स मोल बी के बन गए थे। तो जहाँ पे ए नॉट था वहाँ पे क्या किया, ए रख दिया, और जहाँ पे ए माइनस जो ए था वहाँ पे क्या ए माइनस एक्स रख दिया। तो ये क्या हो गया, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या है, समाकलित वेग समीकरण निकल के आ गया। यानी कि आपको नोट करना होगा अगर, तो आप यहाँ से शुरू करोगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के बाद क्या है, ये आपका सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका क्या, थर्ड पार्ट होगा, यहाँ से ये थर्ड पार्ट आपको हो जाएगा, और थर्ड के बाद ये लास्ट में क्या होगा, फोर्थ पार्ट। तो 4 पार्ट में बटा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इधर उधर ना हो। ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड है, ये क्या है थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो समझना हो, नोट करना हो तो कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अभी इसको, अभी मैंने कहा जैसे कि अभी इसको थोड़ा सा एक काम और कर देंगे हम लोग, तो एक पॉइंट हम लोग का ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो आइए इसको पहले हटाते हैं यहाँ से। 2 चीज़ें बची हुई हैं, एक ग्राफ के बारे में स्टडी करना बचा हुआ है और एक अर्धायुकाल बचा हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ें हम लोग पास बची हुई हैं। तो मैंने कहा ना कि अभी ग्राफ के लिए इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी, तो उस समीकरण को बिना मिटाए हम काम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप समीकरण को फिर से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग एक देखते हैं अर्ध आयुकाल क्या चीज़ है, ठीक है। अर्ध आयुकाल सिंपल आप उसके वर्ड से ही समझ सकते हो। अर्ध आयुकाल जो आधा आयु का समय हो, ठीक ना, हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है ना, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, आधे जीवन का जो समय है उसे बोलते हैं क्या चीज़, अर्ध आयु काल, ठीक है। तो अर्ध आयु काल का मतलब क्या हो गया कि अर्ध आयु काल का मतलब क्या हुआ, जितने समय में, है ना, जितने समय में किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक का 50%, किसी अभिकारक की 50% सांद्रता क्या होती है, उत्पाद में बदल जाती है, उत्पाद में बदल जाती है, क्या कहलाती है, अर्ध आयु काल कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ए से बी हमको बनाना है, बन रहा है, हमको रिएक्शन है, बनाना क्या है, बन रहा है वो ना, ए से बी बन रहा है। हमने एक ए मोल ले लिए स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, टी बराबर 0 पे, और टी समय बाद देखा हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या बचा, a/2 बचा। टी समय बाद आपने देखा तो क्या हुआ, ए का a/2 बचा हुआ था। तो a/2 क्या है, आधा है कि नहीं है, a/2 क्या है, a का आधा, अर्थात कितना है, 50% है, ठीक है। तो यहाँ पे जो t है, ये t है, यह t क्या होगा, अर्ध आयु काल होगा। t क्या होगा, अर्ध आयु काल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a था, तो यहाँ पे क्या था, 0 था। जब a/2 हो गया तो क्या होगा, a/2 ही आएगा, ठीक है। यानी कि जो x का मान था क्या हो गया, a/2 हो गया, ठीक है। x की जो वैल्यू है, जो बी प्रोडक्ट बन रहा है, x इक्वल टू क्या होगा, आप बोल सकते हो कि a0/2 बोल लो, ठीक है, या फिर x इक्वल टू a/2 बोल लो। दोनों बात क्या है, सेम है। प्रारंभिक सांद्रता का आधा, जितने समय में कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, उसी समय को बोलते हैं हम लोग अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। तो बिल्कुल इजी फार्मूला है, फार्मूले में कुछ दम नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात कर लें इसमें k इक्वल टू, ध्यान देना मेरी बात पे, फार्मूला क्या है, k इक्वल टू 2.303 अपान वाट टी, और यहाँ पे क्या है, log बेस 10 और a अपान a माइनस एक्स है। तो क्या कंडीशन बन के निकल के आई यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आई कि जब जो है t इक्वल टू टी हाफ है, टी हाफ क्या है, अर्ध आयु काल है, अर्ध आयु काल, ठीक है। जब t इक्वल टू क्या है, टी हाफ है, ठीक है, तो आपका x क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, x इक्वल टू a/2। जब t इक्वल टू टी हाफ देखेंगे तो x क्या होगा, a/2 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस समीकरण में मान रख दीजिए, मान रखिए बिल्कुल बिना सोचे। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपन टी हाफ कर लो, इसको t को क्या बोल दिए, टी हाफ,
यहाँ पे क्या है, log बेस 10 रहने दिया, a रहने दिया, यह भी a रहने दिया। अब माइनस जहाँ पे x है वहाँ क्या रख दिया, a/2 रख दिया। तो यहाँ हो गया तुम्हारा a/2। एक लाइन और सॉल्व कर लो तो k = 2.303 अपन क्या है, t हाफ है अर्धायुकाल। और यहाँ पे देखो दोस्तों log, यहाँ पे a में से a/2 घटाओगे तो क्या बचेगा, a/2 बचेगा, a/2। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, a से a कटेगा, 2 बचेगा, log 2 हो जाएगा। तो आपका k = क्या होगा, 2.303 बाई क्या हो गया, t हाफ हो गया, यहाँ पे log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका k = 0.693 अपन क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये निकल के आया इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना, k = जो अर्धायुकाल है, ठीक है ना, उसके लिए k = 0.693 अपन क्या हो गया, t हाफ हो गया, t हाफ। या फिर यहीं से t हाफ निकालोगे तो 0.693 अपन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया अर्ध आयुकाल का फार्मूला हम लोग का। ठीक है, तो उसको डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, आपने जो समाकलित वेग समीकरण निकाला उसी के हेल्प से क्या किया, उसको डिराइव भी कर लिया उसको। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल का काम हो गया हम लोग का। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं ग्राफ के बारे में इसके। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से बता रहे हैं आपको, बिल्कुल एक एक स्टेप को। ठीक है, आइए थोड़ा सा ग्राफ को भी स्टडी कर ही लेते हैं, तो ये टॉपिक ख़त्म होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इसी के बेस पे, क्योंकि आप देखते हो तो आपके एग्ज़ाम्स में जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बहुत ही क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक क्वेश्चन आता है अक्सर आपका कि आपका जो अभिकारक उत्पाद होते हैं उनके कंसंट्रेशन दे दिया, ठीक है ना, उस अभिकारकों के। ठीक है, और जो आपका रेट है उसके लिए, है ना, रेट कांस्टेंट या रेट की जो दर है उसको दे दिया। उसके बाद आपसे पूछता है पहले कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, इसकी आणविकता क्या है, आणविकता पूछता है। 10 समीकरण बनाने के लिए कहता है एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये सभी बातें निकल के आती हैं। ठीक है, और फिर 10 समीकरण किस प्रकार से निर्भर कर रहा है अभिकारकों की सांद्रताओं पे। ठीक है, तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे यहाँ पे, अभी देखो छोड़ा है मैंने उसको जानबूझ करके, ठीक है, ताकि इसको आप बिल्कुल समझ सको। ठीक है, अब उसको बीच से हटा कर इधर किनारे करता हूँ मैं। ठीक है, log बेस e है, ये आपका हो गया, ठीक है, इक्वल टू -kt प्लस log, ये हो गया आपका a0 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप चाहो तो इसको जो है बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बेस 10 में भी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने के लिए अगर हम बात करें किसी रेखा का समीकरण का, तो सरल रेखा का समीकरण होता क्या है, सरल रेखा का समीकरण होता है आपका y = mx + c। ये एक फॉर्मेट है सरल रेखा के समीकरण का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो ये y = mx + c है ना, ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये क्या है, c के इक्विवेलेंट है। प्रारंभिक सांद्रता तो चेंज होती नहीं है, कोई ऐसे परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, जब तक अभिक्रिया न हो, तो ये क्या हो गया, c के इक्विवेलेंट हो गया। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, t क्या है, वेरिएबल है, टाइम चलेगा तो भी कंसंट्रेशन चेंज होगा, अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो आपका ये t क्या हो गया, x के इक्विवेलेंट हो गया, x के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अभी देख लो उसमें जो एक पार्ट और बचा हुआ है उसका, यहाँ पे आपका जो यम है, प्रवणता, यम को बोलते हैं ग्रेडियंट, स्लोप जो होता है वो क्या हो गया, -k हो गया। ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, y एक्सिस पे जो शो करेंगे हम लोग। ठीक है, y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक ग्राफ की, तो देखो ग्राफ क्या दिख रहा है हम लोग को, ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये क्या है, उसकी सांद्रता है। क्या है, सांद्रता। ठीक है, उसकी सांद्रता को दिखा रहा है। ये क्या हो गया, सांद्रता को। यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट कर रहा हूँ मैं पहले। log a जो है, ठीक है, बेसी है, ये किसको डिनोट कर रहा है, सांद्रता को डिनोट कर, सांद्रता पद को। ये सांद्रता पद है आप लोग का है। ठीक है,
माइनस के क्या डिनोट कर रहा है, वह क्या है, प्रवणता जिसे कहते हो, प्रवणता, ठीक है, प्रवणता या फिर स्लोप बोलते हो, क्या बोलते हो, स्लोप बोलते हो। के माइनस के क्या है, प्रवणता या स्लोप को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका टी है वो क्या है, वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल बोले तो क्या होता है, चर, है ना, चर का काम कर रहा है वो, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे लॉग ए नॉट है वो किसको शो कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, सी क्या चीज़ है, आपका अंतःखंड जो कटता है, अंतःखंड वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, वाई अक्ष पर कटा क्या हो गया, अंतःखंड हो गया, ठीक है। अब देखो ग्राफ बिल्कुल इजी है ना। अब हमारे पास चीज़ें वेरिएबल मिल चुकी हैं। एक वेरिएबल हम लोग का क्या हो गया, ये टी हो गया, और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, ये सामता पद, ये क्या है, वाई एक्स दिखा रहा है, तो इस पर एक्सिस बनाओ पहले, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो सिंपल सा टी दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो ये क्या हो गया, समय अक्ष बोल देते हैं इसको, समय एक्स, है ना, एक्स टाइम एक्सिस, फिर टाइम को शो कर रहे हैं। इस पर क्या हम लोग शो कर रहे हैं, लॉग में है, ये ध्यान देना दोस्तों, केवल कन्वर्टेशन नहीं है, एक कन्वर्टेशन का लॉगरिथम है, ठीक ना। तो ये आपका लॉग ए हो गया, इस पर दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज़ हो गया। पहले तो एक्सिस क्लियर हो गए हम लोग के। अब यहाँ पे देखिए स्लोप की बात कीजिए, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, यहाँ पे देखो दोस्तों निगेटिव साइन है, ठीक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक स्लोप होता है, ऋणात्मक जो ढाल होगा, ऋणात्मक ढाल होता है दोस्तों, तो रेखा किधर जाती है, रेखा नीचे आती है, किधर आती है, नीचे, इस प्रकार से नीचे आती है। तो ये आपका जो इसका ग्राफ बनने वाला है दोस्तों, स्लोप आएगा नीचे की तरफ, ये आएगा नीचे की तरफ आएगा स्लोप। ये जो पॉइंट दिख रहा है, कटा हुआ अंतःखंड है, और कटा हुआ अंतःखंड क्या होता है, लॉग ए नॉट है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉग बेसी है, और यहाँ पे क्या है, ए नॉट, ये पॉइंट हो गया हम लोग का, ठीक है। ये जो इसका ढाल है, स्लोप है, इसका स्लोप कह लो या फिर ढाल जिसे कहते हो, ग्रेडियंट कहते हो, वो क्या हो गया, माइनस के हो गया, माइनस के हो गया। इस रेखा का जो इक्वेशन, लाइन का जो इक्वेशन है, ये आपका जो इक्वेशन था, यही सिंपल सा लॉग बेसी ए, है ना, मॉड ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ए नॉट, ये इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आपका किस में हो गया, सांता और समय में इसका ग्राफ हो गया, सांता और समय में ग्राफ हो गया इसका दोस्तों, ठीक है, सांता और समय में। अभी जो एक इक्वेशन अभी हम लोग पीछे छोड़ के आए, ठीक है, छोड़ के क्या आए, जो ले के आए कहिए, तो अभी थोड़ा सा उससे भी देखो, ये जो इक्वेशन ले के हम आए हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया गया था, तो हम लोग को मिल गया था, क्या ध्यान देना मेरी बात पे, के टी इक्वल टू क्या मिला था, याद होगा आप लोग को, तो मिल गया था लॉग ए नॉट, है ना, ए नॉट अपॉन ए, यही मिला था। इसको पक्षांतर कर दिया सर, के टी इधर आ गया, तो के टी इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, लॉग ए नॉट अपॉन ए मिल गया। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें देखो ये आपका क्या हो गया, ध्यान देना, ये आपका फिर आपका क्या हो गया, यम हो गया, ये टी क्या हो गया, एक्स, है ना, अभी बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लॉग ए नॉट अपन ए है, वो क्या चीज़ है, वाई, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो अभी इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाओगे तो आपका एक्स एक्सिस पे अभी भी टी है, एक्स एक्सिस पे अभी भी टी है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपका क्या बनाया आपने, लॉग ए नॉट अपॉन ए बनाया आपने, ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन दोस्तों इस पे क्या स्पेशल क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जो ढाल के है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, धनात्मक है, कैसा है, पॉजिटिव साइन। अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा वो, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल कैसा होगा, ऊपर जाएगा। तो आपका जो ग्राफ होगा, ग्राफ की रेखा जो होगी, ग्राफ रेखा किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। और एक चीज़ इसमें आपका c इक्वल टू क्या है, 0 है, अंतःखंड क्या है दोस्तों,
अंतःखंड क्या है, 0 है। यानी कि अंतःखंड 0 है का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो ग्राफ रेखा है ओरिजिन से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी, ठीक है ना। ये आपका मूल बिंदु है, तो ये ग्राफ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ किसके बीच में पूछ रहा है, किसके बीच में खींचना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारा जो ग्राफ है log a और समय के बीच में है तो ग्राफ इस प्रकार का होगा, ठीक है। अगर हमारा ग्राफ क्या है log a0/a और t के बीच में है, ध्यान देना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो k है वो कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस के रूप में है, ठीक है। सिंपल सा, बिल्कुल इजी, ठीक है। अब ये तो आपका सिंपल इसके ग्राफ हो गए, और ग्राफ पे क्या है आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली वीडियो का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बने रहिए बिल्कुल ऐसे ही, धन्यवाद।